आज हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत होता है वो वनस्पति जगत है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है? हरी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरी पत्तियों में एक क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है और हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है? हरी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में संग्रहित होते हैं। तनों में यह सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के रूप में जमा रहता है। बीजों में भी स्टार्च की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्णन देखें तो कार्बोहाइड्रेट को भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि इन्हें शर्कराएं और अशर्कराएं, शुगर और नॉन शुगर। और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखें तो उसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। पर हम अभी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो सिंपल इसका जो क्लासिफिकेशन है भौतिक विशेषताओं के आधार पर, हम सबसे पहले वो देखेंगे। भौतिक विशेषताओं के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक तो शुगर है, शर्करा, और दूसरा नॉन शुगर। ये शुगर है। अगर हम शुगर देखें तो ये शुगर क्या है? ये स्वाद में मीठी होती हैं। प्रकृति में ये व्यापक रूप में विद्यमान होती हैं। फल, सब्जियां, शहद, गुड़, शक्कर आदि इसके बहुत ही प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं। जल में ये घुलनशील होती है और रवेदार भी होती है। नॉन शुगर क्या होती है? नॉन शुगर ये पाउडर के रूप में होती है, स्वाद रहित होती है, जल में ये अघुलनशील होती है। पेड़ पौधे इसकी प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं और ये शर्कराएं ठंडे जल में भी अघुलनशील होती हैं और गर्म पानी में अगर हम इनको डालते हैं तो ये फूल जाती हैं। पेड़ पौधों के फल, जड़, बीज और तने आदि में भी ये शर्कराएं उपस्थित रहती हैं। इन शर्कराओं में अगर हम नॉन शुगर शर्करा की बात करते हैं तो इन शर्कराओं की कई इकाइयाँ होती हैं और इनका अनुभार भी बहुत अधिक होता है। इनका कोई आकार नहीं होता और इनके जो क्रिस्टल होते हैं, रवा जिसको बोलते हैं, दानादार जिसको हम बोलते हैं, वो भी नहीं बन सकते हैं। अनाज एवं दाल के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके एवं उसके भीतरी भागों में ये शर्करा पाई जाती है। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर हमने शर्कराओं को दो भागों में बांटा है, शुगर और नॉन शुगर। शर्करा का जो वर्गीकरण है वो यहीं तक ही सीमित नहीं है। शर्करा के वर्गीकरण को आगे अगर हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर अगर हम शर्करा को बांटते हैं तो भौतिक या रासायनिक विशेषताओं के आधार पर रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम शर्करा को तीन भागों में बांटते हैं। पहला, जैसे कि देखिए, पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड शर्करा जिसमें कि शर्करा का सिर्फ एक ही अणु होता है, मतलब मोनो मतलब एक, उसमें शर्करा का सिर्फ एक ही अणु पाया जाता है। डाई मतलब दो, इसमें शर्करा के दो अणु उपस्थित होते हैं। और पोली जिसमें शर्करा के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे अणुओं से मिलकर ये पॉलीसेकेराइड बनता है।
अगर हम इसको विभाजित करें मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब एक और सेकेराइड मतलब शर्करा, जिसमें कि शर्करा का सिर्फ एक ही अणु उपस्थित होता है, वो मोनोसेकेराइड कहलाता है। अब इन्हीं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स शर्करा का आगे हम फिर इसका विभाजन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोनोसेकेराइड शर्कराओं को हमने 3 भागों में बांटा है। मोनोसेकेराइड जो शर्करा होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गलैक्टोज। मोनोसेकेराइड शर्करा ग्लूकोज, गलैक्टोज और फ्रैक्टोज, ये मोनोसेकेराइड शर्करा कहलाती हैं। अब अगर हम इनका वर्गीकरण देखें, ग्लूकोज, गलैक्टोज और फ्रैक्टोज, ये 3 मोनोसेकेराइड शर्कराएं कहलाती हैं। मोनोसेकेराइड जो शर्कराएं होती हैं, इसमें शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट का ये सबसे सरलतम रूप होता है। मोनोसेकेराइड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। मोनो का अर्थ है एक और सेकेराइड का अर्थ है शर्करा, अर्थात मोनोसेकेराइड में शर्करा का सिर्फ एक ही अणु उपस्थित होता है। पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोहाइड्रेट इसी शर्करा के सरलतम रूप में बदल जाते हैं। मोनोसेकेराइड शर्कराएं पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। पोषण की दृष्टि से जो मोनोसेकेराइड्स हमारे लिए उपयोगी हैं, हम उनको यहाँ पर भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा है हमने, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गलैक्टोज। आज हम सिर्फ मोनोसेकेराइड्स का ही वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है और इसे रक्त की शर्करा भी कहा जाता है या इसे ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। यह प्रकृति में व्यापक रूप में विद्यमान होती है। अंगूर में इसकी बहुत ही अधिक मात्रा होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है, 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड शुगर। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंदी, जड़ कंद वाली सब्जियां, साग सब्जियां आदि में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहती है। शहद में भी ये शर्करा पाई जाती है। सब्जियों और फलों में भी इसकी कुछ मात्रा उपस्थित रहती है। सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद अपनी शर्करा की सबसे सरलतम इकाइयों में टूट जाते हैं, परंतु ग्लूकोज इन सब में अति शीघ्रता से रक्तवाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त में मिलकर उनके साथ संचरित होकर प्रत्येक कोशिका को पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संपर्क में आकर इनका ऑक्सीकरण होता है और इससे तुरंत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इन पर पाचक रसों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनका सीधे ही अवशोषण हो जाता है और ऊर्जा इनसे प्राप्त होती रहती है। जब कभी भी हमें थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है, हम अगर 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज ले लेते हैं तो हमें तुरंत ही थकावट और कमज़ोरी दूर हो जाती है। अतः हम ग्लूकोज को अगर हम बोलें तो करंट कार्बोहाइड्रेट, कॉइन ऑफ बॉडी की भी इसको संज्ञा दी गई है। तो हम ग्लूकोज को क्या कह सकते हैं? करंट कार्बोहाइड्रेट, कॉइन ऑफ बॉडी ग्लूकोज को कहा जाता है। रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml से ज़्यादा ग्लूकोज उपस्थित नहीं रहता। इससे अगर अधिक मात्रा में ग्लूकोज की हो जाती है तो तुरंत ही इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में यह ग्लाइकोजन में बदल जाता है और यकृत और मांसपेशियों में जाकर जमा हो जाता है। यदि किसी दिन किसी कारणवश, जैसे सपोज़ हमें व्रत हो गया,
है ना, यात्रा कोई करनी पड़ेगी या बीमारी में हमें भोजन नहीं मिल पाता, तो उस दिन यही जो स्टोर हुआ जो ग्लाइकोजन है वो पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है और शरीर के विभिन्न कार्यकलापों को संपन्न करने में ऊर्जा प्रदान करता है। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर ग्लाइकोजन के रूप में यह यकृत में जमा होता रहता है और वसीय तंतुओं में, मांसपेशियों में भी यह जमा होता है। इंसुलिन के अभाव में जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता तो यह मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है, अर्थात जब ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो फलते व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है वो इंसुलिन की उपस्थिति में स्टोर किस में होता है? ग्लाइकोजन में। पर अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावन अगर उचित मात्रा में नहीं हो पाता तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अंगूर हो गया, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंदी, प्याज, अरबी आदि, इन्हीं सब में खूब प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज होता है, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे ग्लूकोज के प्राप्ति के साधन हैं। अब हम इसी में मोनोसेक्राइड्स का जो दूसरा है पार्ट है फ्रैक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज को क्या बोला था? रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर या अंगूर की शर्करा, पर हम इसको फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद में मीठी होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रैक्टोज की जो मिठास है वो 2 गुना ज़्यादा होती है। फ्रैक्टोज की जो मिठास है वो 2 गुना ज़्यादा होती है। शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। शहद में इसकी मात्रा संपूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा के लगभग आधी होती है। गन्ने के रस, मीठे फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रैक्टोज भी विद्यमान होता है। फ्रैक्टोज का रासायनिक सूत्र अगर हम देखें तो अगर रासायनिक सूत्र करना चाहो तो आपको बता सकते हैं, जैसे C6H12O6 होता है, परंतु इसका रासायनिक रचना में अंतर होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रैक्टोज कहीं अधिक मात्रा में ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसका अवशोषण अति शीघ्रता से होता है और यह तुरंत ही व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाता है। तो अगर हम ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रैक्टोज का यूज़ करें तो वो व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी क्रम में हम तीसरा इसका जो पार्ट है वो है ग्लैक्टोज। पोषण की दृष्टि से ग्लैक्टोज भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्बोज है। प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप में उपस्थित नहीं होता और इसे हम ग्लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दुग्ध शर्करा कहते हैं बच्चों में, जो बच्चे होते हैं उनमें कभी ग्लैक्टोज को ग्लूकोज के रूप में बदलने में जब सहायक एंजाइम की मात्रा कम होती है या किन्हीं कारणों से वे निष्क्रिय हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है और बच्चों को ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी भी हो जाती है। ग्लैक्टोज ही केवल एक ऐसी शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती। तो आज हमने मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में 3 भागों में हमने इसको बांटा। हमने आज सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स के बारे में चर्चा करी। मोनोसेकेराइड्स को हमने फिर तुरंत 3 भागों में बांटा। इसे हम ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज कहते हैं। तो अब हम आगे इसकी चर्चा कल करेंगे डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की। धन्यवाद।